हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। आज हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक नए चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन या साड़ी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखिए, डिटर्मिनेशन मीन्स साड़ी अभी हमने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या, आव्यूह। ठीक, तो आव्यूह कोई होता था कि आव्यूह सेट ए दिया जाता था 1 2 3 4। ठीक, ये आव्यूह होता था। अब आव्यूह के बाद हमको पढ़ना है साड़ी। तो साड़ी अगर आपको आव्यूह अच्छे से आ रहा होगा, आव्यूह का टोटल टॉपिक आपको आए, तभी आप जान लीजिए कि साड़ी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, साड़ी को समझ सकते हैं। साड़ी को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, आव्यूह को समझना होगा। ठीक है, तो आव्यूह में हम लोगों ने कुछ सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आप लोगों को वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो साड़ी क्या होता है कि किसी भी जितने भी वर्ग हम लोग पढ़ें, आव्यूह पढ़ें, तो आव्यूह के वर्ग आव्यूह, किसका वर्ग आव्यूह, जितने भी वर्ग आव्यूह होते हैं उसी का हमको साड़ी पढ़ना होता है। उसी का क्या पढ़ना होता है, साड़ी पढ़ना होता है। ठीक है, और वर्ग आव्यूह में कि साड़ी होगा क्या, तो जो इसका वैल्यू बताता है, जो इन आव्यूह का मान बताएगा, उसी को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंस कहते हैं। ठीक है, उसी को साड़ी कहते हैं। और यही कोई वैल्यू बताता है, जैसे 5 बताया, डिटर्मिनेंस ऑफ ए कोई 7 बता दिया गया, डिटर्मिनेंस ऑफ ए 9 बता दिया गया। मतलब क्या होता है कि कोई भी डिटर्मिनेंस किसी भी आव्यूह का वह क्या बताता है, मान बताता है। क्या बताता है, वह मान बताता है कि वह क्या देगा, डिटर्मिनेंस में क्या मिलेगा हमको। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग आव्यूह का हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंस निकालते हैं। मतलब वर्ग आव्यूह होने का मतलब कि किस प्रकार का, 1 क्रॉस 1 का हो, या 2 क्रॉस 2 का हो, या 3 क्रॉस 3 का हो, या 4 क्रॉस 4 का हो। मीन्स जितने भी आव्यूह वर्ग आव्यूह होते हैं उन्हीं का हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, बाकी किसी का नहीं निकालना होता है। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं, हमें आव्यूह ही पता होता है। जब भी सवाल आपको मिलेगा, एक आव्यूह दिया होगा, कोई आव्यूह ए दे दिया जाए, ठीक है, कोई आव्यूह ए दे दिया गया 2 क्रॉस 2 का, अब इसका डिटर्मिनेंस ऑफ ए पूछा जाए। ठीक है, इसका क्या पूछा जाए, डिटर्मिनेंस ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंस को हम लोग हमेशा इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, या तो देखिए निरूपण, डिटर्मिनेंस का निरूपण क्या होता है, इसे कई तरीकों से हम निरूपित कर सकते हैं। या तो डिटर्मिनेंस ऑफ ए, या डिटर्मिनेंस डायरेक्ट लिखिए, डिटर्मिनेंस ऑफ ए। ठीक, या तो डेल्टा के माध्यम से प्रदर्शित, इन सभी के द्वारा हम लोग डिटर्मिनेंस को, साड़ी को निरूपित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इसका मान निकालने वाली विधि होती है, मान निकालना या जो भी बातें होती हैं, क्या इसमें भी रो और कॉलम होता है, तो बिल्कुल इसमें रो और कॉलम होता है। तो वह रो और कॉलम होगा क्या, तो रो और कॉलम के विषय में जान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जो होता था, क्या वही ऑर्डर यहाँ पर भी है, वही रो और कॉलम यहाँ पर भी काम करता है। तो चलिए देखते हैं रो और कॉलम के विषय में। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, तो ये होता है R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है, R4 होता है। इसी प्रकार ये जब लाइन खींची गई तो C1 C2 C3
C4, मतलब सेम कंडीशन जो रो में होता है, जो अवयव में हम लोग पढ़े हैं कि क्षैतिज को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को कॉलम कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज को क्या कहते हैं, क्षैतिज जो रेखा है उसे क्या कहेंगे, रो। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे कहते हैं कॉलम। ठीक है, क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है डिटर्मिनेशन का, कैसे मतलब किसी भी अवयव का मान किस प्रकार निकालेंगे। किसी भी अवयव का हम मान निकालेंगे तो डिटर्मिनेशन निकलेगा क्या, साड़ी होगा क्या उसका। तो साड़ी निकालने के लिए बात कर लें, इसे हम लोग जैसे जिस प्रकार रो दिया होगा, जिस प्रकार का आर्डर होगा उतने प्रकार से हम उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा कि एक कोटि का अवयव की साड़ी क्या हो जाए, एक कोटि के अवयव की सारणी। ठीक, अब एक कोटि अवयव की साड़ी, तो एक कोटि के अवयव की साड़ी क्या हो जाएगा कि कोई वैल्यू 5 दिया गया है, 1x1, एक कोटि के अवयव के हो गए कि नहीं। तो इसका डिटर्मिनेंस निकालना हो तो डिटर्मिनेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंस ऑफ a, और इसे 5, तो वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिला। ठीक, क्लियर है। मीन्स कोई भी अवयव दे दिया जाए aij के रूप में 1x1 हो तो डिटर्मिनेंस ऑफ a क्या होगा, सेम वही aij ही मिलता है। ठीक है, बात समझ आए कि नहीं। मतलब जो भी अवयव दिया हो, अगर 1x1 का है तो जो एलिमेंट होता है वही एलिमेंट क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट मीन्स उसका सारणिक मान होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि दो कोटि अवयव की, दो कोटि अवयव की सारणिक। अब दो कोटि अवयव की सारणी क्या हो जाएगा कि अगर कोई अवयव a दे दिया जाए, किस प्रकार, a11, a12, a21, a22, 2x2 का। ठीक, तो इसे हम इसका सारणिक मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सारणी a, डिटरमिनेंट ऑफ a, a11, a12, 21, 22। ठीक, पहले जो अवयव था उसे हम किस में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज किए। इसके बाद क्या होता है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर मतलब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपस में क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। तो हो क्या जाएगा, a11 गुणे a22 माइनस a12 गुणे a21। ठीक है, ये होता है तरीका किसी भी दो कोटि के अवयव की सारणिक मान निकालना हो। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि दे दिया जाए आपको कि अवयव a बराबर 1, 2, 3, 4, तो आपसे डिटर्मिनेंट्स पूछा जाए, तो डिटर्मिनेंट्स पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1, 2, 3, 4 डिटर्मिनेंट्स में हो गया। अब क्या होता था, इन दोनों का आपस में गुणा होता था, तो 4 कम 4 माइनस 3 दूनी 6 बराबर -2। ठीक, तो सारणिक a का मान क्या मिल गया, -2। ठीक है, बताइए क्लियर है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखना है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यदि आपको दे दिया जाए कि अवयव b बराबर दे दिया जाए 4, 2, 6, 1। ठीक, ये दे दिया गया है। आपसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ v पूछा जाए तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4, 2, 6, 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 कम 4, 3, 12,
कितना मिल गया 8। ठीक है, तो एक कोटि का समझ आया, बताइए एक कोटि क्लियर हुआ कि नहीं। एक कोटि अवयव दिया हो तो जो एलिमेंट होता है वही डिटरमिनेंट्स भी होता है, क्योंकि उसमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन दो कोटि का अवयव हो तो दो कोटि का अवयव होता है तो इस प्रकार मिलता है। तो इसे हम क्या करें, पहले डिटरमिनेंट्स फॉर्म में चेंज करेंगे, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में चेंज कर लिए और उसके बाद क्या होता है, पहले रो का दूसरे रो के लास्ट वाले एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा कर कर घटा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देख लीजिए एग्जांपल आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 कोटि अवयव को दिया हो तब हमें क्या करना हो। यहां तो क्लियर है, इसमें कुछ झंझट नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट गुणा करना है, आंसर लाना है। लेकिन 3 कोटि वाला जो होता है, 3 कोटि वाले में हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको। चलिए आइए देखते हैं 3 कोटि के अवयव की सारणी। 3 कोटि अवयव की सारणी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल आपको जितने भी मिलेंगे लगभग यहां से मिलेंगे, आपको यहीं से आपको क्या निकालना होगा, उप सारणी निकालना होगा, आपको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा, इनवर्स आपको पढ़ना होगा। तो जो भी वैल्यू है यहीं पर डिपेंड करता है, यहीं से आपको आगे के चैप्टर आपको आएगा या नहीं आएगा यहीं पर डिपेंड करेगा। तो आप अच्छे से यहाँ से समझिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा जरूर कि कैसे निकाला जाएगा 3 कोटि के सारणी का मान। ठीक है, तो चलिए अब 3 कोटि का अवयव होगा क्या, तो अवयव होगा AIJ 3x3। ये 3 कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक, ये 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है। अब वर्ग अवयव है तो इसका जब सारणी निकालना हो तो सारणी निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले उसे सारणी फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो क्या होगा, A11 A12 A13 21 22 23। ठीक है, 31 32 33। ठीक, ये हुआ क्या, अवयव को हमने किसमें, सारणी में कन्वर्ट किया। एक बात और आपको अवयव में याद होगा कि हम जब अवयव लिखते थे तो अवयव लिखे चाहे सारणी, तो पहला एलिमेंट धनात्मक होता है, दूसरा एलिमेंट ऋणात्मक होता है, तीसरा एलिमेंट धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहें कि इस सारणी का विस्तार R1 के सापेक्ष किया जाए, इस सारणी का विस्तार R2 के सापेक्ष किया जाए, इस सारणी का विस्तार R3 के सापेक्ष विस्तार किया जाए, तो हमें कब प्लस और कब माइनस लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। याद रखिएगा, ये क्यों बताया गया कि आपको जब इस सारणी का विस्तार, ध्यान दीजिए, जब 2 कोटि का होता था तो 1 2 3 4 डायरेक्ट इसको क्या लिखते थे, 1 2 3 4 में लिखते थे। इन दोनों का आपस में गुणा होता था 4, इन दोनों का आपस में गुणा होता था, माइनस कराकर -2 आंसर आ जाता है। इसमें किसी के सापेक्ष विस्तार करने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट वही एलिमेंट केवल गुणा करने। लेकिन इसमें क्या करना होगा, किसका, इन सभी तीनों का आपस में गुणा होगा, इन तीनों का आपस में, बाकी ये कहाँ जाएंगे बताइए, नहीं ना हो सकता है, 1 2 3 4 एलिमेंट गायब हो जाएंगे। तो हमें करना क्या होता है कि इसमें हम कहते क्या है, इसमें कई तरीका होता है, आप जितने तरीके से चाहे कर सकते हैं। R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। तो जैसे पहला अगर हम कहें कि R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, ठीक, R1 के सापेक्ष विस्तार करने का मतलब क्या हुआ कि हम इसके सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, प्लस माइनस प्लस है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तब क्या होता है कि A11
A11 लिखें तो C1 का कॉलम को ढक लीजिए, ये तो ऑलरेडी ढका हुआ है, C1 को ढकिए, तो इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, जैसे यहाँ पर हम किए थे कि इसका इसमें और इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो क्या होगा A22 माइनस A22 गुणे A33 माइनस A23 गुणे A32। ठीक, तो ये होगा क्या आपका A11 गुणा हुआ, प्लस था प्लस लगाएं, माइनस है माइनस लगाइए, A12। ठीक, अब A12 वाले कॉलम को ढकिए, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो A21 गुणे A33 माइनस A23 गुणे A31। ठीक, अब क्या होगा 13 क्या है प्लस है, तो प्लस A13। ठीक है, A13 हो गया, तो क्या होगा इसे ढकेंगे, तो 31 का 22 के साथ गुणा, 21 का 32 के साथ गुणा, तो A31 गुणे A22 माइनस A21 गुणे A32। ठीक है, तो ये हुआ R1 के सापेक्ष विस्तार। ठीक है, R1 के सापेक्ष विस्तार समझ में आया कि नहीं, बताइए। सिंपल सा है, R1 के सापेक्ष विस्तार करने के तो C1 हमेशा यहाँ यहाँ और यहाँ, R1 जो होगा यहाँ यहाँ और यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर आपको R2 के सापेक्ष विस्तार करना है तो ये वैल्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा होगा, मतलब ये ढका जाएगा और ये ढका जाएगा, तो ये बचा ये बचा। ठीक है, अभी हम आगे बता रहे हैं, आगे बताएंगे कैसे हम उसको एकदम इजी द्वारा, एकदम सिंपल तरीके से निकालना सीख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग इसे देखते हैं। चलिए आइए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको, कि यदि कोई आव्यूह 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दे दिया जाए। ठीक, तो आपसे पूछा जाए साड़ी A का मान, तो साड़ी A का मान पूछा जा रहा है, तो साड़ी A का मान होगा क्या, तो हम पहले साड़ी A लिखें, तो साड़ी A होगा क्या, 1 होगा 4 7 2 5 8 3 6 और 9। ठीक, ये आपने क्या लिखा साड़ी। अब हम क्या करेंगे, किसी एक के सापेक्ष R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी एक के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं R1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष इसका क्या कर लेते हैं, विस्तार करते हैं। इसका विस्तार जब करेंगे किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो होगा क्या, बताए थे पहला पॉइंट क्या है, प्लस है, तो पहले प्लस। अगर हम कहें कि 1 को लिए तो 1 को लेंगे तो इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए, बचा कौन चा रहा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें माइनस कर लगाकर, तो 5 9 45 45 माइनस 8 छक 48। अब ध्यान दीजिए बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, और क्या होगा 4 होगा, इसे हटा लीजिए। ठीक, अब हम कौन सा C2 को ले रहे हैं, तो इसे ढक लीजिए। ठीक, 4 ले लिए ना, तो C2 इसका इसमें 9 दूनी 18 माइनस 8 त्रिका 24। ठीक, ये हो गया। अब C2 हो गया तो C2 को हटा लीजिए। अब क्या लेना है, 7 लेना है। ठीक, तो 7 जब लेंगे तो इसे ढक लीजिए, तो प्लस 7, देखिए प्लस है तो प्लस 7 ले लिए, तो 6 दूनी 12 12 माइनस 15। ठीक, हल कर लेते हैं, घटेगा 3 बचेगा, तो -3 माइनस 3 माइनस 4 गुणे कितना बचेगा 6 प्लस 7 गुणे कितना बचेगा 2, तो -3 प्लस 6 चौका 24 माइनस 7 दूनी
14, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, 24 माइनस 17 बराबर 7, 7 20 4 24। ठीक है, तो साड़ी ए का मान यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, साड़ी ए का मान क्या हो जाएगा, -3 + 24 - 14, तो 24 - 17 = 7। ठीक है, तो साड़ी ए का मान क्या निकल गया, 7 निकल गया। ये देखिए यहाँ अभी आव्यूह था, आव्यूह के का साड़ी मान क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, अब बात आती है सर क्या हम R1 के सापेक्ष विस्तार किए, अब किसी और के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। चलिए आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल दिया गया है, a बराबर दिया गया है, आव्यूह दिया गया है, और अभी हमने क्या दिखा कि R1 के सापेक्ष विस्तार हमने चेक किया, उसका मान निकल गया, आया था जो भी वैल्यू आया था। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि क्या सिर्फ कॉलम में ही विस्तार हो सकता है, रो में विस्तार हो सकता है, कॉलम में विस्तार नहीं हो सकता है। तो हम C1 क्या करें, C1 के सापेक्ष विस्तार चेक करते हैं। ठीक है, C1 के सापेक्ष विस्तार चेक करना है, तो ये हमारा C1 है, ध्यान दीजिए ये क्या है, C1 है। तो पहले लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे पहले, मॉड ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, साड़ी A बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 2 3 3 4 5। ठीक, तो C1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो होगा क्या, पहले लिखेंगे 2, इसे ढके और इसे ढकिए, तो क्या मिला, 5 दूनी 10 4 3 12 मिला। अब क्या लिखना है, माइनस, माइनस है ना, माइनस क्या है 3, ये लाइन ढका जाएगा और ये लाइन ढका जाएगा, तो ये ढका गया तो 5 एकम 5 और 3 त्रिका 9, 5 एकम 5 5 3 त्रिका 9। ठीक, अब क्या मिला, 4 + 4। ठीक है, +4 लेंगे तो ध्यान दीजिए ये ढका जाएगा और ये ढका जाएगा, तो 4 एकम 4 3 दूनी 6, 4 एकम 4 3 दूनी 6। हल कर लीजिए, 2 × -2 -3 × -4 + 4 × -2, 4 3 12 -8, क्या हो जाएगा, 12 - 12 अर्थात 0। ठीक है, C1 के सापेक्ष विस्तार हो गया। ठीक, इसी प्रकार आप चाहे C1 C2 C3 मतलब किसी के भी सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार के सवाल हल करने आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1 का पहला चैप्टर। ठीक है।